आर्यन ने अपनी एक ही तिकड़म से बाकी सभी लोगों के लिए फजीहत पैदा कर दी थी। आर्यन ने सबकी नाक में दम कर दिया था। ऊपर से आर्यन की हंसी सबके हरे भरे दिल में आग की आंधी पैदा कर रही थी। सभी का गुस्सा हर अगले पल बढ़ रहा था, मगर आर्यन वो अपनी खुराफात से बाज नहीं आ रहा था। आर्यन के चेहरे की हंसी बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उसकी हंसी छीनने के लिए पूर्व छात्रों के गिरोह का सबसे खतरनाक साथी विनाशक आ गया था। गुरुकुल में विनाशक के सबसे कम दोस्त थे। इसका सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि वो कभी भी किसी के लिए भी मौत का जाल बुन सकता था, किसी को भी अपने गुस्से की एवज में जान से मार सकता था। विनाशक से इसीलिए सभी दूर रहते थे। उसने गुरुकुल के इतिहास में कई लड़ाइयां की थी और उसने अपने हर दुश्मन को रक्त स्नान करवाया था। विनाशक मैदान के एक छोर से भागता हुआ आर्यन की तरफ दौड़ लगाते हुए आ रहा था। आर्यन की हंसी उसके कानों में जख्म को जन्म दे रही थी। विनाशक का गुस्सा सातवें आसमान को फाड़कर अंतरिक्ष में जा पहुंचा था। इसी के साथ विनाशक बहुत दूरी पर होने के बावजूद भी अपने खंजर को हवा में लहराते हुए आर्यन की तरफ फेंकता है। विनाशक का खंजर बहुत ही खतरनाक था। उसके खंजर की धार किसी भी पत्थर को काट सकती थी, किसी भी मजबूत चीज को उधेड़ सकती थी। वो खंजर हवा में तेजी से लहराते हुए आर्यन की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल आर्यन के उस डाल को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। बस फिर क्या था, डाल कटते ही आर्यन किसी बिना पंख के पक्षी की तरह फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगता है। डाल के कटते ही आर्यन की चीख निकल पड़ती है। आर्यन की चीख ने यामिनी और महानायिका पुष्यमित्रा के कानों में सन्नाटा पैदा कर दिया था। आर्यन पेड़ की कई सारी डालों से इधर उधर टकराते हुए भड़काते हुए जमीन पर गिरने लगता है। आर्यन को जमीन की ओर गिरता हुआ देखकर दूर से भागकर आता हुआ विनाशक अपनी रफ्तार तेज कर देता है। अगले ही पल वो घोड़े की रफ्तार से उस पेड़ की तरफ भागता है जहां से आर्यन नीचे टपकने वाला था। विनाशक ने सोच लिया था कि जैसे ही आर्यन जमीन से गिरेगा, बस उसी वक्त वो उसके शरीर को चीर देगा, फाड़ देगा, उसके पूरे बदन को छलनी कर देगा। बस इसी इरादे के साथ विनाशक पलक झपकते ही पेड़ के बिल्कुल नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। आर्यन इधर उधर टकराते हुए नीचे गिरता जा रहा था। वहीं विनाशक नीचे आर्यन की मौत का दूत बनकर उसका इंतजार कर रहा था। मगर तभी आर्यन नीचे गिरते गिरते उस पेड़ की दूसरी डाल को पकड़ लेता है। डाल पकड़ते ही आर्यन उसी जगह पर अटक जाता है। इसके साथ ही विनाशक की आंखों में गुस्सा भर जाता है। विनाशक की योजना कामयाब नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा आर पार होता जा रहा था। गुस्से में पागल विनाशक उस पेड़ के तने पर जोरदार मुक्कों की बारिश करने लगता है। विनाशक के मुक्कों से पेड़ की छाल उखड़कर गिरने लगी थी। विनाशक की मुक्केबाजी देखकर आर्यन हैरान रह गया था। विनाशक के मुक्के बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत थे। उसके हाथों में बहुत ही जान भरी हुई थी। उसकी हथेली और हड्डियां ताकत से भरपूर थी। विनाशक का एक ही मुक्का इतना भारी था कि वो आसानी से आर्यन की जान ले सकता था। तभी ऊपर आर्यन उस डाल को पकड़ते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो डाल आर्यन के हाथों से छूट रही थी, मगर जैसे तैसे करते हुए आर्यन पूरी ताकत से उस डाल को कसकर पकड़े हुए था। आर्यन का संतुलन ठीक से बन नहीं पा रहा था। आर्यन अपने आप को संतुलित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अगले ही पल उस डाल से आर्यन का हाथ फिसल जाता है। जैसे ही आर्यन का हाथ फिसलता है, विनाशक खुशी से चिल्लाता है, या! विनाशक के चेहरे पर खोई हुई कुटिल मुस्कान वापस लौट आती है। आर्यन लगभग जमीन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी आर्यन के हाथ में एक और डाल आ जाती है। आर्यन उस डाल को झपट लेता है और तुरंत ही पकड़ लेता है। आर्यन अब लगभग जमीन के करीब था और अब इतनी ऊंचाई थी कि आसानी से कोई भी उसे खंजर या पत्थर फेंक कर मार सकता था। अगले ही पल एक खंजर आर्यन के दाहिने बाजू से होकर गुजरता है और उसके बाजू से होकर उसके एक हाथ की दूरी पर पेड़ के तने में गहराई तक जा घुसता है। आर्यन की चीख निकल पड़ती है, ऐसी चीख जिसमें दर्द की मिलावट थी। उस खंजर के कटाव से आर्यन दर्द से तिलमिला उठा था।
आर्यन की आंख से आंसू भी निकलने ही वाले थे कि आर्यन ने उस आंसू को अपने आंखों में कैद कर लिया था। आर्यन पर पहला सफल हमला देखकर सभी पूर्व छात्र खुशी से पागल हो जाते हैं, जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं। ये जश्नबाजी का शोर आर्यन को गुस्सा दिला रहा था, आर्यन का खून खौल रहा था। तभी आर्यन उस डाल को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ऊपर सरकते ही आर्यन अपने हाथ से पेड़ में धंसे उस खंजर को निकालने की कोशिश करता है। इतनी गहरी चोट के बाद भी आर्यन का यह हौसला देखकर सभी चौंक उठे थे। आर्यन उस खंजर को पेड़ से बाहर खींचने की कोशिश करता है, मगर वो खंजर इतनी अंदर तक घुसा हुआ था कि बाहर निकल ही नहीं रहा था। आर्यन अपने एक हाथ से उस डाल को बहुत ही ताकत से कसकर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उस खंजर को पूरी ताकत से बाहर खींचता है। अगले ही पल कुछ मशक्कत के बाद वो खंजर बाहर निकल जाता है। अब वो खंजर आर्यन के हाथों में था। आर्यन सोचने के लिए एक पल भी नहीं बिगाड़ता है। वो अपना थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करता और वो खंजर को निकालकर सीधा जमीन की तरफ खड़े उस इंसान की तरफ हमला करता है जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था। आर्यन का निशाना इतना सटीक था कि अगले ही पल वो खंजर जाकर सीधे उस हमलावर के पैर के बीचों बीच जा घुसता है। आर्यन का ये निशाना देखकर उसके दुश्मन तक उसके मुरीद हो गए थे। आर्यन ने जितनी फुर्ती से इतना सटीक हमला किया था वो वाकई में किसी आम योद्धा के बस की बात नहीं थी। आर्यन के इस सटीक और फुर्तीले हमले ने महानायिका पुष्यमित्रा और यामिनी दोनों को चौंका दिया था। दोनों हैरत में पड़ चुकी थी। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। यामिनी आर्यन को देखकर बार बार अचंभित हो रही थी क्योंकि आर्यन की युद्ध कला अब उसे हैरान कर रही थी। शायद आर्यन की युद्ध कला यामिनी से भिड़ंत के लायक नहीं हो, मगर आर्यन इस बाकी सभी पूर्व छात्रों से कहीं बेहतर था। और तो और आर्यन की युद्ध कलाएं तो छोड़ो, उसने केवल अपनी तिकड़मों तक से उन सभी छात्रों की नाक में दम कर दिया था। आर्यन के एक ही हमले ने सबको चकित कर दिया था। आर्यन की कामगार तिकड़मों को देखकर और उसकी तेज बुद्धि को देखकर अब यामिनी आर्यन से प्रभावित होती जा रही थी, मगर अब भी उसके मन में आर्यन को लेकर गुस्सा था। यामिनी मन ही मन में सोचती है, इसकी निशानेबाजी की कला तो दमदार है, वाकई में कुछ तो बात है इस लड़के में। बस इसका ये अक्खड़पन जरूर इसे ले डूबेगा। ये बिना बात के पंगे क्यों मोल ले रहा है? क्यों बेफजूल ही लोगों से भिड़ रहा है? क्या इसे मालूम नहीं है कि इसका अंजाम आखिर क्या हो सकता है? चलो देखते हैं, आखिर ये कब तक इस पेड़ पर लटका रहेगा। पूरी जिंदगी तो ये इस पेड़ पर नहीं लटक सकता, और अगर इसने नीचे उतरने के बारे में सोचा भी तो ये लोग तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो जो भी हो, पर मजा आएगा। एक अकेला शिकार और इतने सारे शिकारी देखने लायक हैं। जहां यामिनी आर्यन के बारे में सोच रही थी तो वहीं पुष्यमित्रा भी बिल्कुल यही सोच रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन अब इस पेड़ से नीचे किस तरह से उतरेगा, और अगर उतरा तो फिर वो इन ढेर सारे लोगों का सामना किस तरह से करेगा। जहां यामिनी और पुष्यमित्रा अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे तो वहीं आर्यन पेड़ के ऊपर अब भी उसी तरह से लटका हुआ था। आर्यन ने अब भी उस पेड़ की डाल को कसकर पकड़ा हुआ था। हर हवा के झोंके के साथ आर्यन के हाथ डगमगाने लगते थे। जैसे ही हवा के साथ वो पेड़ की डाल थोड़ी सी भी अपनी जगह से इधर उधर होती, वैसे ही आर्यन भी हवा और उस डाल के साथ साथ इधर उधर होने लगता था। तभी कुछ पलों के बाद आर्यन उस डाल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपने पैरों से पेड़ के उस तनी पर जोरदार लात मारते हुए अपने शरीर को तेज गति में दूसरी तरफ धकेलता है। आर्यन इस कोशिश में एक दो बार नाकाम हो चुका था, मगर तीसरी चौथी कोशिश करने के बाद आर्यन अपने शरीर को दूसरी दिशा में धकेलने में कामयाब हो जाता है। अपने शरीर को हवा में लहराते हुए, पैरों से ताकत लगाकर धकेलते हुए आर्यन अपने शरीर को हवा में एक पल के लिए आजाद छोड़ देता है। उसके बाद वो उस डाल को छोड़ते हुए पेड़ की दूसरी तरफ एक ऊंची छलांग लगाता है और अगले ही पल दूसरी डाल को हाथों में लपक कर पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, आर्यन उस डाल के सहारे फुर्ती से एक बार फिर जल्दी जल्दी वापस उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है।
पेड़ पर चढ़ने के बाद आर्यन को एक लंबी चौड़ी मोटी सी डाल दिखाई देती है। आर्यन अपने पैरों को पेड़ के मरोड़ों में अच्छी तरह से उलझा लेता है और उस मोटी डाल को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है। आर्यन उस डाल को तोड़ने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत उसमें झोंक देता है। आर्यन की ताकत से पेड़ का अच्छा खासा हिस्सा जोरों से हिलने लगता है। पेड़ को तेज हवा की आंधी सा हिलता हुआ देखकर नीचे खड़े सभी पूर्व छात्र हैरत में पड़ जाते हैं। इसके साथ ही पुष्यमित्रा और यामिनी भी अचानक पेड़ में इस तरह की हरकत को देखकर हैरान थी। अगले ही पल वो मोटी डाल चटक के टूट जाती है। पेड़ हिलना बंद कर देता है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आर्यन पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाते हुए चिल्लाता है, या! आर्यन के इस चीख ने सबके कानों में तहलका मचा दिया था। यामिनी, पुष्यमित्रा, विनाशक और बाकी सभी पूर्व छात्र एक साथ ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर हवा में छलांग लगाकर नीचे की ओर कूदता आर्यन, उसके हाथ में वही मोटी डाल थी। आर्यन उस डाल को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था। जैसे कि लठ, आर्यन पेड़ से सीधा छलांग लगाकर उस मोटी डाल को लट्ठे की तरह विनाशक के सिर पर दे मारता है। अचानक ही सारी आवाजें शांत हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और इसके साथ ही विनाशक के सिर से खून की अच्छी खासी धारा बहने लगती है। इससे पहले कि कोई आर्यन पर हमला करता, उससे पहले ही आर्यन उस डाल को लट्ठी की तरह गोल घुमाते हुए कई पूर्व छात्रों के चेहरे बिगाड़ देता है। आर्यन लट्ठी की सारी करतब उस मोटी डाल से करते हुए वहां खड़े हर एक पूर्व छात्र को घायल कर देता है। किसी का चेहरा, किसी के हाथ, किसी का पैर, तो वहीं किसी के टखनों को घायल कर देता है। आर्यन इतनी चुस्ती और फुर्ती से वार कर रहा था कि किसी के पास भी उसके हमले का कोई जवाब नहीं था। कुछ ही पलों में आर्यन ने वहां खड़े उन सभी लोगों को घायल कर दिया था। अब इसके बाद यामिनी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भर चुका था। उसी गुस्से भरी नजरों के साथ आर्यन यामिनी को घूरता है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। उस मोटी डाल को अपने हाथ में हथियार की तरफ पकड़े आर्यन यामिनी की तरफ बढ़ता है। कुछ ही पलों में आर्यन यामिनी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस मोटी डाल को हवा में उठाता है। एक पल के लिए यामिनी की सांसें चढ़ जाती है। अगले ही पल आर्यन उस मोटी डाल यानी कि उस लठ को जोर से यामिनी की तरफ मारता है। और क्या आर्यन एक बार फिर भिड़ेगा यामिनी से, या फिर कुछ और ही है आर्यन का मंसूबा? आखिर क्या चल रहा है आर्यन के खुराफाती दिमाग में? क्या आर्यन बदल देगा गुरुकुल को कुरुक्षेत्र में? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अब यामिनी आर्यन के ठीक सामने खड़ी थी। आर्यन के हाथ में हथियार के तौर पर वो मोटी सी डाल थी। आर्यन उस मोटी डाल को हवा में लहराते हुए यामिनी के ठीक सामने से लाकर जमीन पर पटक देता है। इस तरह से आर्यन ने शस्त्र त्याग कर दिया था। उसने यामिनी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। यामिनी आर्यन के इस अनुयोजन से अचंभे में पड़ गई थी। आर्यन के चेहरे का भाव अगले ही पल पूरी तरह से बदल गया था। वहीं यामिनी अब भी आर्यन को देखकर हैरान थी। साथ ही साथ उसके बगल में खड़ी पुष्यमित्रा भी अभी आर्यन के इस चाल को समझ नहीं पा रही थी। मगर असल में ये आर्यन की कोई नई चाल, कोई साजिश नहीं थी। आर्यन के मन में एक ईमानदारी थी और साथ ही साथ एक इच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करने की, और ईमानदारी उस सपने को दृढ़ता से हासिल करने की। बस इन्हीं भावों ने आर्यन की आंखों को जकड़ लिया था। आर्यन अपने किए पर पहले ही बहुत शर्मिंदा था और यामिनी को सामने देख उसका मन और भी ज्यादा विचलित होता जा रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सामने अपनी बात कैसे रखेगा, या फिर वो अपनी बात उसके सामने रख भी पाएगा या नहीं। साथ ही यामिनी के चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा देखकर आर्यन को अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा था कि उसने एक पल को तो सोचा कि चुपचाप उल्टे पांव छात्रावास लौट जाए। लेकिन आर्यन ये भी अच्छी तरह जानता था कि यामिनी ही इकलौता रास्ता है
जो उसे योद्धा स्तर तक ले जा सकती है। इसीलिए आर्यन हिम्मत करके अपना सर उठाकर यामिनी की तरफ देखता है और हिम्मत करके कहता है, वो यामिनी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन की बात सुनकर गुस्से में लाल यामिनी आर्यन को देखकर कहती है, अच्छा, इतना कुछ कहने सुनने के बाद भी तुम्हारे पास कहने को कुछ बचा है? यामिनी को इतना गुस्से में देखकर आर्यन मन ही मन में सोचता है, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं और ये इतने गुस्से में लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलना शुरू करूं और ये गुस्से में कुछ ऐसा कर दे कि यहां सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो जाए। आर्यन अपने सूखे गले में हवा की घूंट अंदर लेता है और डरते हुए कहता है, वो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे नहीं मालूम आप मुझे माफ करेंगी या नहीं, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आर्यन की इतनी सी बात सुनकर ही यामिनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो आर्यन की तरफ देखते हुए अपनी भौहें उठाती है और अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए उसे घूरने लगती है। उसका चेहरा देखकर आर्यन और घबरा जाता है, लेकिन जब वो बात को यहां तक ला चुका था तो अब बात खत्म किए बिना लौटने का कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए आर्यन आगे कहता है, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ मैं वो करना नहीं चाहता था। वो सब सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हो गया। यामिनी एक कटु सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक पूरा का पूरा युद्ध का मुकाबला हो गया और तुम्हें समझ भी नहीं आया? तुम क्या चाहते हो आर्यन? क्या तुम फिर से यहां मेरा अपमान करने के लिए एक नया तमाशा खड़ा करना चाहते हो? आर्यन हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, आप सब कुछ गलत समझ रही हो। मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दो। आर्यन 2 पल के लिए रुकता है। यामिनी लगातार उसकी तरफ देख रही थी। आर्यन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, हुआ ये कि मैं नहीं जानता था कि आप ही यामिनी हो। मैं आपको कोई और समझ बैठा और मैंने आपको वो सब कुछ कह दिया जो मुझे उससे कहना था। यामिनी कहती है, इसका मतलब तुमने पहले से ही तय कर रखा था कि तुम ये लड़ाई करने वाले हो? आर्यन हामी भरते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। आर्यन के इस बात पर यामिनी और भी ज्यादा कठोर आवाज में कहती है, मतलब मैं नहीं तो कोई और, लेकिन तुम वो सब कुछ जरूर करते जो तुमने किया। अगर ऐसा ही है तो किस बात की माफी मांगने आए हो तुम? आर्यन शर्मिंदगी के साथ कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता सकता। लेकिन मेरा यकीन मानो, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए काफी शर्मिंदा हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करूं। इस समय आर्यन की आवाज में बहुत ईमानदारी थी और ये ईमानदारी यामिनी को भी साफ नजर आ रही थी। इसीलिए यामिनी अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा करती है और कहती है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे तुम्हें माफी देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें अब से यहां गांठ बांध लेनी है कि आगे से कभी ऐसा किसी और के साथ नहीं करोगे। पहले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लोगे, फिर आगे की बात करोगे। आर्यन कहता है, हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। धन्यवाद कि आपने मुझे माफ कर दिया। ये माफी मेरे लिए जलती हुई जुबान की तरह है। इसकी आग मुझे हमेशा ही अपनी गलती का एहसास दिलाती रहेगी और आगे से तो मैं छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगा। आर्यन की बात खत्म होते ही उसके मुंह से ये आखिरी शब्द सुनते ही आर्यन और यामिनी दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में ही सही, लेकिन यामिनी मान चुकी थी और उसका गुस्सा भी काफी हद तक शांत हो चुका था। अब धीरे धीरे आर्यन को मुद्दे की बात पर आना था, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा रहा था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी को कैसे बताए कि योद्धा स्तर हासिल करने के लिए उसे उसके मार्गदर्शन की जरूरत है। आर्यन पहले तो घुमा फिराकर बात करने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे आपसे मुकाबला करके मुझे इतना तो समझ आ गया कि एक योद्धा स्तर के व्यक्ति में कितना बल और बुद्धि होती है, और क्योंकि योद्धा स्तर को इतना खास माना जाता है। यामिनी कहती है, योद्धा स्तर?
आर्यन के मुंह से योद्धा स्तर की बात सुनकर यामिनी कुछ पल के लिए एकदम चुप हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आर्यन जैसा कम उम्र का लड़का योद्धा स्तर की बातें कर रहा था, क्योंकि इस उम्र तक तो सभी बच्चे अपने चक्रों को जागृत करने में ही लगे रहते थे। वहीं आर्यन को योद्धा स्तर के लिए अचानक उत्सुक देखकर यामिनी कहती है, योद्धा स्तर, सीधे सीधे कहो आर्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? अगले ही पल आर्यन सकुचाते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप तो योद्धा स्तर हासिल कर चुकी हैं, आपको तो उसके बारे में सब कुछ पता भी होगा। तो यदि किसी गुरुकुल के छात्र को योद्धा स्तर हासिल करने में आपके मार्गदर्शन की जरूरत हो तो क्या आप उसकी मदद करेंगी? यामिनी समझ जाती है कि आर्यन क्या कहना चाहता है और वो आगे कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि वो गुरुकुल के छात्र तुम ही हो? आर्यन हामी भरने में थोड़ा संकोच करता है, फिर वो अपना सर हिलाते हुए मान लेता है कि वही वो छात्र है जिसे योद्धा स्तर हासिल करने के लिए यामिनी की मदद चाहिए। यामिनी कुछ देर तक आर्यन को देखती रहती है और फिर एक गहरी सोच में डूब जाती है। आर्यन भी उसे परेशान ना करते हुए चुपचाप वहीं खड़े होकर यामिनी के बोलने का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद यामिनी आर्यन को गंभीर रूप से देखते हुए कहती है, आर्यन, सभी चक्र जागृत करके योद्धा स्तर को हासिल करना अपनी जान को जोखिम में डालना है। यामिनी को एकटूक देखता आर्यन यामिनी की कही बात पर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, मतलब जहां तक मुझे पता है योद्धा स्तर हासिल करके व्यक्ति एक अच्छा योद्धा बन जाता है। उसे युद्ध नीतियों और शस्त्रों के अलावा अपने शरीर के बल और अस्त्रों के इस्तेमाल में भी महारत हासिल हो जाती है। और आप कह रही हैं कि योद्धा स्तर पर पहुंचने पर मेरी जान को खतरा होगा? आर्यन की ये सभी बातों को सुनकर यामिनी उससे कहती है, बात वो नहीं है आर्यन, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। योद्धा स्तर के अभ्यास में परिपूर्ण होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में होना संभव नहीं है। योद्धा स्तर पर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा शरीर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा कि उसे सहन कर पाने के लिए तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसीलिए ये कार्य तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा है। इसी कारण मैं अभी तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन कुछ सालों बाद मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। आर्यन यामिनी के द्वारा कही बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। आर्यन ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन उसके लिए योद्धा स्तर के अभ्यास में सफल होना अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो फिर यामिनी से कहता है, मैं अपने 5 चक्र जागृत कर चुका हूं और योद्धा स्तर हासिल करना इस समय मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी आपको मेरी मजबूरी बता तो नहीं सकता, लेकिन योद्धा स्तर हासिल करने के लिए मैं निसंकोच अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हूं। आर्यन के जिद और पूर्ण रूप से योद्धा स्तर के प्रति उसका समर्पण देख यामिनी उसी विस्तार से इस पड़ाव में या योद्धा स्तर के अभ्यास में होने वाली सभी कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करती है। यामिनी आर्यन को कहती है, योद्धा स्तर जहां से तुम्हारे योद्धा बनने की शुरुआत होती है, योद्धा बनने की ओर तुम्हारा पहला कदम, ये वो मोड़ है जो तुम्हें बहुत जल्दी से अपनी मंजिल पहुंचा तो देगा, मगर ऐसे रास्ते बहुत ही जोखिम भरे और नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए तुम्हें समय के पहाड़ों को तोड़ना होगा, दिन और रात के भेद से आजाद होना पड़ेगा, सूरज से पहले जागना होगा और रात के ढलते भी अपनी आंखों को मूंदने से बचना होगा। अपने चक्रों की शक्ति को बढ़ाना होगा, ध्यान की स्थिति में बैठना होगा। ध्यान करने के लिए तुम्हें 5 तत्वों की शक्तियों को एक स्थान पर सम्मिलित करना होगा और उन तत्वों के भटकाव से बचना होगा। हर अनुपयोग वस्तु उस वक्त के लिए त्यागनी होगी। इसके साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी उजागर करना होगा। अपने शरीर के हर एक अंग, हर एक नाड़ी को काम में लगाना होगा और उससे भी पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण करना होगा। इन सभी के पहले तुम्हें अपने शरीर को इतना थकाना होगा कि तुम्हारा शरीर और उसकी ऊर्जा शून्य पर पहुंच जाए, बिल्कुल शून्य पर, क्योंकि जब तुम्हारे शरीर की बाकी सभी ऊर्जा शून्य स्थिति में होगी तब कहीं जाकर तुम योद्धा स्तर की ऊर्जा को अपने शरीर में झेल पाओगे।
यामिनी की बातें आर्यन को समझ तो आ रही थी, मगर इसके साथ ही साथ कुछ बातें उसके सिर से ऊपर तीर की तरह निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये भाव यामिनी को समझ आ चुके थे। तभी यामिनी आगे कहती है, मैं समझती हूं कि तुम्हें मेरी उलझी हुई पहले सी बातें समझ नहीं आई हैं। इस पहेली को तुम्हें ही सुलझाना होगा और मेरी बात का मतलब निकालकर अपना अभ्यास शुरू करना होगा। पर मेरा यकीन मानो, एक बार जब तुमने इस अभ्यास को शुरू किया, उसके बाद सांसारिक ऊर्जा तुम्हारी कलाई को थाम लेगी और तुम योद्धा बनने की तरफ अपना मुख्य कदम रखोगे। तो अब इस पहेली, इस गुत्थी को सुलझाना तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर यामिनी वहां से निकल जाती है। यामिनी के साथ साथ पुष्यमित्रा भी वहां से निकल जाती है और साथ ही साथ बाकी सभी अन्य पुरुष छात्र भी घायल पड़े विनाशक को उठाकर वहां से गायब हो जाते हैं। इंदु महल के मैदान में अब आर्यन अपनी सोच के साथ अकेला खड़ा था। कल तक उसे किसी भी हालत में इस पहेली की गुत्थी को सुलझाना था और अपने आखिरी अभ्यास में जुट जाना था। एक आखिरी अभ्यास जो तय करेगा आर्यन के आगे की जिंदगी, जो तय करेगा कि आर्यन उस छात्रों की अदला बदली प्रतियोगिता में भाग लेगा या नहीं, अपने आप को सभी की नजरों से बचा पाएगा या नहीं। आखिर क्या है यामिनी के इस पहेली का मतलब? क्या आर्यन सुलझा पाएगा इस गुत्थी को? क्या है समय का पहाड़ और 5 तत्वों की शक्ति? क्या कर पाएगा आर्यन अपने शरीर की ऊर्जा को शून्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।